रेफ्रिजरेशन साइकिल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आरएसी का। हम इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल को जानने से पहले पावर साइकिल के बारे में शॉर्ट में नॉलेज होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों पावर साइकिल को हम यहाँ पर क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? वजह साफ है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल पावर साइकिल का जस्ट रिवर्स होता है। मीन्स पावर साइकिल में हम जो भी साइकिल यूज करेंगे सेम साइकिल यूज होगा, ओनली मात्र ये डिफरेंट रहेगा कि वो रिवर्स होगा। ठीक है। फर्स्ट साइकिल जो कि एक इंपॉर्टेंट आइडियल साइकिल है, कैनॉट साइकिल, जो पावर साइकिल में यूज होता है। ऑटोमोबाइल में स्टडी करते हैं जनरली इसको। ये एक आइडियल साइकिल है। कैनॉट नामक साइंटिस्ट था, इसने इस साइकिल को बनाया था। इस साइकिल में जितने भी प्रोसेस होते हैं सब आइडियली थे, जो मतलब ऐसा था कि इम्पॉसिबल वाली चीज़ थी, एक्सट्रीम कंडीशन की बात होती थी। तो पावर साइकिल में कैनॉट साइकिल हमने यूज़ किया, वही रेफ्रिजरेशन साइकिल में सेम साइकिल होगा लेकिन रिवर्स रहेगा, तो एक रिवर्स कैनॉट साइकिल। पावर साइकिल में इसी को ही आइडियल कैनॉट साइकिल बोलते थे। हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में इसको बोलेंगे आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा नाम इसका रिवर्स कैनॉट साइकिल। ठीक, ज़्यादा डीप में जाते नहीं हैं। पावर साइकिल में इंपॉर्टेंट साइकिल होता है थर्मल पावर प्लांट का, वो होता है रैंकाइन साइकिल। सेम साइकिल हम रेफ्रिजरेशन में भी यूज करेंगे। आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ जो रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज होता है वो होता है आपका रिवर्स रैंकाइन साइकिल, जिसका एक्चुअल नेम यहाँ पर क्या होता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल आना ही है, इसमें भी न्यूमेरिकल आना ही है, इसके आगे वाले जितने भी साइकिल हैं उसमें भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये थर्मल पावर प्लांट में होता है रैंकाइन साइकिल। कैनॉट साइकिल ऑटोमोबाइल में आईसी इंजन में यूज होता नहीं है, बंदे ने बनाया जरूर था, फ्लॉप हो गया। लेकिन एक बात है, कैनॉट साइकिल की इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आइडियल बोलते हैं। आइडियल किसको बोलते हैं बताओ? जो सबसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, सबसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो, सबसे हाई में हो, इसलिए उसको आइडियल बोलते हैं। इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है इसलिए आइडियल बोल दिया गया, लेकिन ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वैसे ही रिवर्स कैनॉट साइकिल भी आपका रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये यूज़ नहीं होता है, बना दिया गया है लेकिन यूज़ होता नहीं है। पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ा जाता है? रिसर्च पर्पज से। हम नया साइकिल कुछ ऐसा तैयार करेंगे जो इससे ज़्यादा हो, जिसकी उसमें इफिशिएंसी की बात चलती है। पावर साइकिल में इफिशिएंसी बात चलती है। हमारे यहाँ क्या होता है? रेफ्रिजरेशन साइकिल में सीओपी यूज़ किया जाता है। इसकी परफॉर्मेंस हम सीओपी से देखते हैं और पावर साइकिल में परफॉर्मेंस उसकी इफिशिएंसी से देखा जाता है, दक्षता हिंदी में। तो रैंकाइन साइकिल का रिवर्स हो गया रिवर्स रैंकाइन साइकिल, जिसका एक्चुअल नेम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। थर्ड है ब्रेटन साइकिल। ये गैस पावर प्लांट में यूज होता है। गैस पावर प्लांट मीन्स यहाँ जो फ्यूल यूज होगा, पेट्रोल, डीजल, ये सब यूज होते हैं, और इस गैस की एनर्जी का हम यूज करते हैं मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो भी पावर साइकिल ही है, ब्रेटन साइकिल। क्या है? ब्रेटन साइकिल। और जस्ट उसका रिवर्स होता है हमारे यहाँ रेफ्रिजरेशन साइकिल में, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। अब आप देखेंगे कि ब्रेटन साइकिल इज अ गैस पावर साइकिल, बता रहा हूं मैं। गैस मीन्स गैस कहाँ आएगा? पेट्रोल डीजल के लिए एक और एजेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज एयर। होता है ना, फ्यूल बर्न किसके बिना नहीं हो सकता? एयर के बिना नहीं हो सकता। तो वहां एयर है, तो ये एयर पावर साइकिल भी बोल सकते हैं, जैसे गैस पावर साइकिल। तो सेम
जब इसमें रिवर्स हो रहा है तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल को अपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे आप रिवर्स ब्रेटन साइकिल में, वो रेफ्रिजरेंट आपका क्या होगा? एयर। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एक और नाम है बेल कॉलेमन साइकिल। ऑब्वियसली बात है, बंदे का नाम होगा जिसने इसको बनाया है। इस बंदे का नाम था ब्रिटन। ब्रिटन ने बनाया ब्रिटन साइकिल। उसने उसका अपोजिट करके रिवर्स ब्रिटन साइकिल तैयार किया। किस बंदे ने? बेल कॉलेमन साइंटिस्ट ने। तो बेल कॉलेमन साइकिल। इसका दूसरा नाम और है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। कंफ्यूज कभी मत होइएगा। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज बेल कॉलेमन साइकिल, जो ब्रिटन साइकिल का रिवर्स है। ठीक, तो ये 3 साइकिल पावर साइकिल हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के रिवर्स होते हैं ये सारे साइकिल्स। तीनों साइकिल में न्यूमेरिकल हर बार पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल है। लास्ट है थ्योरेटिकल पार्ट है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसको अलग से स्टडी करेंगे। इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी सीओपी वगैरह पूछा जाता है तो वो देख लेंगे। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल ये जब पढ़ाया जाएगा उस समय इसकी स्टडी की जाएगी। इंपॉर्टेंट अभी कंटिन्यू हमारा ये 3 साइकिल है जो मैंने कंपेयर कर लिया। सबसे पहला साइकिल जो है आपका रिवर्स कैनॉट साइकिल, जिसे अपन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। रिवर्स कैनॉट साइकिल, इसका दूसरा नाम आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इस साइकिल में हम फ्लोचार्ट और टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम की स्टडी करेंगे और इसके बेसिस को ध्यान देंगे। देखो, फ्लो चार्ट में जनरली क्या होता है, रेफ्रिजरेशन में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। 4 मेन कंपोनेंट। पहला इवोपरेटर, दूसरा कंप्रेसर, तीसरा कंडेंसर एंड फोर्थ वन इज एक्सपांडर, या दूसरा नाम थ्रॉटलिंग वॉल भी बोला जाता है। ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं और इन 4 कंपोनेंट में 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं। जैसे इवोपरेटर में इवोपरेशन होता है, कंप्रेसर में कंप्रेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसर में हीट रिजेक्शन या कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, एक्सपांडर में एक्सपांशन प्रोसेस होता है। 4 बेसिक प्रोसेस इसमें होते हैं। ठीक, ये पूरा साइकिल आपने ध्यान दिया होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चल रहा है, जो कि पावर साइकिल का जस्ट रिवर्स है। पावर साइकिल में सेम साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। अब ध्यान देते हैं, मैंने इस पोर्शन को दिखाया है। ये पोर्शन को मैंने क्या शो किया है? स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस मीन्स आपका रेफ्रिजरेशन का जो अंदर का पार्ट है, जहां पर आपके फूड्स वगैरह रहते हैं, जिसको आपको ठंडा करके रखना है, वो स्टोरेज स्पेस है। उस स्पेस में आपका नॉर्मल टेम्परेचर के केस में हीट कलेक्ट होके रहते हैं। उस हीट को हमको एब्जॉर्ब करके बाहर निकालना है, यही प्रोसेस होता है। तो आप ध्यान देंगे, यहां पर इवोपरेटर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ट्यूब के फॉर्म में, रॉड के फॉर्म में रहता है। अब इस ट्यूब में क्या मूव कर रहा है? इस ट्यूब में मूव कर रहा है रेफ्रिजरेंट। मैंने बताया है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक मीडियम होता है या मीडिया होता है रेफ्रिजरेंट, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है वो स्टोरेज स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और कंडेंसर के थ्रू बाहर रिलीज करेगा या रिमूव करेगा। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आपका क्या है? रेफ्रिजरेंट बैठा हुआ है। एक्चुअली बैठा हुआ नहीं होता, जब फ्रिज आप ऑन करते हैं तो ऑन करने से पहले रेफ्रिजरेंट आपके कंप्रेसर में रहता है। जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या रहता है?
कंप्रेसर में लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होके रहता है। किसमें? कंप्रेसर में। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं फ्रिज का, तो ये कंप्रेसर वर्क करना स्टार्ट करता है। अब फ्रिज का स्विच ऑन करेंगे तो अल्टीमेटली स्विच ऑन करने का मेन रोल होता है कंप्रेसर को ऑन करना, कंप्रेसर पे आपको वर्क इनपुट देना। जैसे ही कंप्रेसर इस लिक्विड को कंप्रेस करता है, तो किसी चीज को आप कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्रेशर क्या होगी? हाई होगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा। उसकी प्रेशर बढ़ने से वो हाई प्रेशर पे पहुंचता है और हाई प्रेशर पे जाके वो फर्स्ट टाइम कंडेंसर से होते हुए गुजरता है। उसके पास जो भी हीट होगी थोड़ी बहुत, वो कंडेंसर से क्या करता है? रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद वो नेक्स्ट कंपोनेंट पे आता है एक्सपांडर पे। क्योंकि वो हाई प्रेशर पे है तो उसे नॉर्मल कंडीशन में भी आना होगा। उसकी प्रेशर हाई है, उसे लो करना होगा, तो उसके लिए एक्सपांडर का यूज होता है। थोड़ी बहुत उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी एक्सपांडर के थ्रू वो रिलीज करता है और एक्सपांडर से हमको क्या होता है? थोड़ा वर्क आउटपुट भी मिलता है। तो ये इनिशियली बता रहा हूं कि इनिशियली जब आपका रेफ्रिजरेटर ऑन होता है तब के केस में बोल रहा हूं। लेकिन हमको स्टडी जो करना है, सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, इवापोरेटर से पहले हम स्टडी करेंगे। यहां से स्टडी नहीं करेंगे। हम स्टडी कहां से कर रहे हैं? इवापोरेटर से पहले पॉइंट, इवापोरेटर में जब एंट्री कर रहा है हम वहां से स्टडी कर रहे हैं। ये आपका इवापोरेटर है। जस्ट उससे पहले आपका रेफ्रिजरेंट तैयार खड़ा है कि अब मैं यहां से गुजरूंगा, यहां से गुजरूंगा तो यहां जो स्टोरेज स्पेस है वहां से मैं हीट उठाऊंगा, उठा के मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ के कंप्रेसर में जाऊंगा, थोड़ा सा कंप्रेस होकर अपना प्रेशर को बढ़ाऊंगा। अब सारा का सारा प्रेशर रिलीज कहां करूंगा? हीट के फॉर्म में कंडेंसर में करूंगा। ऐसा थोड़ा सा समझोगे ना तो अच्छा लगता है, टेक्निकल टर्म्स आसान होते हैं। तो ये रेफ्रिजरेंट जैसे ही इवापोरेटर से गुजरा, उसने स्टोरेज स्पेस से QS अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर में डिफरेंस हो। हीट का फ्लो तब पॉसिबल होता है जब एक का टेम्परेचर कम, दूसरे का टेम्परेचर हाई, तो दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है, तब हीट का फ्लो पॉसिबल है। जिसकी टेम्परेचर कम होगी वो हाई टेम्परेचर वाले कंपोनेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो स्टोरेज स्पेस की टेम्परेचर 25 डिग्री है और आप जो रेफ्रिजरेंट इसमें फ्लो करा रहे हैं उसकी टेम्परेचर मान लो 1 डिग्री है। 24 डिग्री का डिफरेंस नजर आया। अब जो ठंडा आइटम है, जो कूल है, जो रेफ्रिजरेंट है, इस स्टोरेज स्पेस से इस इवापोरेटर जो कि ट्यूब फॉर्म में इससे गुजरेगा, तो वहां से ऑब्वियसली बात है वो तो कूल है, तो उसको यहां से जरूर हीट मिलेगी 25 डिग्री से। बोलोगे सर क्या ये 25 डिग्री से डायरेक्ट 1 डिग्री में आ जाएगा स्टोरेज स्पेस? नहीं बाबा, वो इतना कम समय में यहां से गुजरेगा, थोड़ा अमाउंट मिलेगा। वो लालच नहीं करता, एक ही बार में ठंडा नहीं करता, वो धीरे 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 उसको कूल करता है। ऐसा कहीं नहीं होता फ्रिज ऑन किया ठंडा हो गया, वो बार बार होता है। जब फर्स्ट टाइम वहां से ये रेफ्रिजरेंट होके जाएगा, वो 25 डिग्री के जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या इफेक्ट करेगा? ज्यादा से ज्यादा 24.5 डिग्री तक ले आएगा फर्स्ट राउंड में। मैं तो बड़ा बड़ा बात कर दिया, इससे भी कम करेगा वो एक ही राउंड में। तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का फ्लो पॉसिबल है। हीट का फ्लो कहां से होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है। तो एटमॉस्फेयर में जो आपका हीट रहेगा, सॉरी स्टोरेज स्पेस में जो हीट रहेगा, इस रेफ्रिजरेंट के थ्रू बाहर रिलीज होगा। तो वो क्या करेगा? यहां से एक बार गुजरेगा, थोड़ा अमाउंट में क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके ये इवापोरेटर से एग्जिट करके कहां पहुंचेगा? कंप्रेसर में। बोलोगे सर इसका क्या यूज है? कंप्रेसर क्यों ला रहे हैं? फालतू भगाओ ना, डायरेक्ट यहीं फेंको ना। देखो मजा तब आता है, हीट ज्यादा कब रिलीज होगा? हीट कब रिलीज होगा ज्यादा?
जब उसको ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए। इस बंदे ने, इस रेफ्रिजरेंट ने यहाँ से क्या किया, हीट तो ले लिया, लेकिन हीट एक ही बार में ज़्यादा अमाउंट में रिलीज तभी करेगा जब वो बहुत हाई प्रेशर में होगा, इसीलिए कंप्रेसर लगाया जा रहा है। और दूसरा इसका सेकेंडरी वर्क ये है भाई साहब, रेफ्रिजरेंट को पूरा कंपोनेंट में घुमाना है। अपने आप घूमेगा क्या, लात मारना पड़ेगा ना, तब तो आगे जाएगा वो। ये कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेस करेगा तभी तो लात मारेगा, तब तो आगे बढ़ेगा। ये कॉमन भाषा में है, लेकिन रियल वर्ड में क्या होता है, इसका यूज प्रेशराइज करना। कंप्रेसर का वर्क जो होता है, इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, जिससे उसकी प्रेशर इंक्रीज होती है। प्रेशर इंक्रीज होने से वो हाई प्रेशर पे क्या होता है, कंडेंसर पे पहुंचता है। हाई प्रेशर पे वो हाई प्रेशर भी रहेगा, उसके पास हीट भी रहेगा। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है। तो प्रेशर टेम्परेचर इतनी हाई है तो बड़े आसानी से वो क्या करेगा, कंडेंसर में हीट को रिलीज करेगा। कंडेंसर में जाकर बाहर निकाला, फ्रिज के बाहर हीट को बाहर निकालने के बाद वापस एक पोजीशन पे आता है, फोर्थ पॉइंट पे। इस आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट, और इन चारों कंपोनेंट में 4 प्रोसेस होते हैं। जैसे इवोपरेटर में इवोपरेशन प्रोसेस, कंप्रेसर में कंप्रेशन, कंडेंसर में कंडेंसेशन या हीट रिजेक्शन, एक्सपांडर में एक्सपांशन। और ये प्रोसेस कौन से टाइप के प्रोसेस है, तो ये देख रहे होंगे प्रोसेस 1 से 2 में कौन सा प्रोसेस होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर इवोपरेशन प्रोसेस। उसी को ही बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर को ही बोला जाता है आइसोथर्मल इवोपरेशन प्रोसेस। जस्ट इसके बाद जो होता है कंप्रेशन में, वो होता है कांस्टेंट एंट्रोपी कंप्रेशन प्रोसेस। कांस्टेंट एंट्रोपी का दूसरा नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। थर्ड वाला है कंडेंसर, जहां पर होता है अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। और लास्ट वन प्रोसेस 4 से 1 जो कि एक्सपांडर में होता है, वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस होता है, या इसी को ही कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में एंट्री से पहले आइदर फुल फॉर्म ऑफ लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड प्लस वेपर होता है। अब टीएस डायग्राम में देखेंगे तो टीएस डायग्राम में पॉइंट 1 हमारा इस सैचुरेशन लाइन के अंदर है। ये सैचुरेटेड लिक्विडस लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, इसके अंदर दिखा रहा है पॉइंट 1। इसका मतलब ये है कि आपका रेफ्रिजरेंट जो है इवोपरेटर से पहले लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सिंग फॉर्म में है। जैसे ही वो इवोपरेटर से गुजरता है, वो स्टोरेज स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हीट को एब्जॉर्ब करके पॉइंट नंबर 2 वो अपना इवोपरेटर से एग्जिट होता है, और एग्जिट होने के बाद कंप्रेसर में वो एंट्री करता है। अगेन आप देखेंगे जब वो कंप्रेसर में एंट्री कर रहा है, अगेन वो क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन से अंदर है, अगेन वो लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में है। उसका कुछ पोर्शन लिक्विड में होगा और कुछ पोर्शन वेपर में होगा जब वो कंप्रेसर में एंट्री कर रहा है पॉइंट नंबर 2 उससे पहले। कंप्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट एंट्रोपी कंप्रेशन प्रोसेस होता है, और कंप्रेशन प्रोसेस से जो इनिशियली उसका प्रेशर PL था, लो प्रेशर था, वो कंप्रेस होकर पॉइंट नंबर 3 पे PH हाई प्रेशर पे आ जाता है। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो आइसेंट्रोपिक या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होता है।
पॉइंट नंबर 3 पे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में आपका रेफ्रिजरेंट है जो कि अपने पास एक हीट कंज्यूम करके रखा हुआ है, एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। उस हीट को रिलीज करने के लिए हम कंडेंसर यूज करते हैं। कंडेंसर में अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन होता है और हीट रिलीज करके पॉइंट नंबर 4 पे एक्सपांडर की एंट्री पे पहुंचता है। चूंकि उसने हीट रिलीज किया, रिलीज करने के बाद वो एक्सपांडर के एंट्री पॉइंट में आप ध्यान दे रहे होंगे, ये लाइन जो थी सैचुरेटेड लिक्विडस लाइन था। जैसे ही वो हीट रिलीज कर रहा है टोटली लिक्विड फॉर्म में आ गया वो, इसमें मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड वेपर नहीं है रेफ्रिजरेंट, क्योंकि वो टच कर गया लिक्विडस लाइन। थोड़ा बहुत एनर्जी होता है और उसके प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए एक्सपांडर यूज किया गया और यहाँ पर भी अगेन प्रोसेस होता है कांस्टेंट एंट्रोपी एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपांड होकर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, फिर अगेन एंट्री पॉइंट में आता है इवापोरेटर के, और ये बार-बार प्रोसेस से कंटिन्यू बार-बार ये साइकिल होते रहता है। और आपका जो 25 डिग्री टेम्परेचर में स्टोरेज स्पेस है वो धीरे-धीरे आपका जो डिफाइंड टेम्परेचर है जिसपे आपने रेगुलेट करके रखा हुआ है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचता है। उस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद सेंसर वर्क करता है और सेंसर ये डिफाइन करता है कि अब रुक जाओ, अब आगे कोई और वर्क नहीं करना है, आगे और टेम्परेचर रिड्यूस नहीं करना है और रेफ्रिजरेंट को फ्लो करने से रोक देता है। तो ये पूरा साइकिल चलता है कंटिन्यू। तो इसमें बेसिकली दो प्रकार के ही प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट एंट्रोपी। दो प्रकार के प्रोसेस 4 हैं लेकिन दो प्रकार के थे, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट एंट्रोपी। ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों में कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ और इन दोनों दोस्त में क्या हुआ, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हुआ। हमने उसको डायग्राम से लिखा है, टीएच डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच ये खींचा गया डायग्राम है। हमने इन चारों प्रोसेस को लिखा है। प्रोसेस 1 से 2 जो कि इवापोरेटर में इवापोरेशन प्रोसेस था वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस था। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है कि नहीं, ये टेम्परेचर का पैरामीटर है। ये वाला इस पॉइंट पे टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर वो है T1, T2 भी क्या है सेम। तो ये देखो 1 से लेकर 2 इवापोरेशन कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो T1 इक्वल टू क्या हो गया T2। मतलब इवापोरेटर में एंट्री से पहले रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर था, एंट्री से पहले रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर था, एग्जिट करने के बाद जो टेम्परेचर है दोनों के दोनों सेम है। वैसे ही आप देख रहे होंगे 2 से 3 जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वहां पर आपका एंट्रोपी सेम है, ये S2 और S3 सेम है। एंट्रोपी ये वाला एंट्रोपी दिखा था, एंट्रोपी का पैरामीटर। फिर अगेन देखोगे ऊपर वाला 3 से लेकर 4, यहाँ पर T3 और T4 सेम है क्योंकि वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस इन कंडेंसर था। तो T3 और T4 दोनों सेम हो गए। और उसी प्रकार से आपका ये अगेन 4 से लेकर 1 प्रोसेस में आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है। इस एक्सपांडर में क्या था, एंट्रोपी कांस्टेंट था, ये देख रहे हैं कांस्टेंट एंट्रोपी या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यहाँ पर S4 इक्वल टू S1। तो ये 4 प्रोसेस इन 4 कंपोनेंट में होते हैं, जिनमें से ये 3 कंपोनेंट आपको इस साइकिल में नजर आए, इसके बाद आगे वाले साइकिल में भी आपको नजर आएंगे। ये कंपोनेंट बस रिप्लेस होते रहेगा और टाइप ऑफ प्रोसेस आपके चेंज होते रहेंगे। इवापोरेटर हमेशा लगा रहेगा तो इवापोरेशन तो होगा ही, कंडेंसर आपका लगा है तो कंडेंसेशन या हीट रिजेक्शन तो होगा ही, कंप्रेसर लगा है तो कंप्रेशन तो होगा ही। बस टाइप ऑफ प्रोसेस अलग हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगला वाले हो सकता है कांस्टेंट प्रेशर भी हो जाएगा। जो बाकी जो जितने साइकिल है उस साइकिल में कौन सा टाइप के प्रोसेस होंगे वो स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। तो ये टीएच डायग्राम में क्लियर हुआ है। उसी का पीवी डायग्राम है, इसमें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर का पैरामीटर इधर, वॉल्यूम का पैरामीटर इधर, और ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है।
जनरली इस डायग्राम का ज़्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, उसका यूज उतना नहीं होता है। लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन में कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि रिवर्स कैरनॉट साइकिल या आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल को फ्लो चार्ट एवं टीएस डायग्राम या पीवी डायग्राम के साथ समझाइए। तो आपको ये फ्लो डायग्राम बनाना है, टीएस डायग्राम बनाना है, पीवी बनाना है, और इसकी वर्क जो इसकी कार्यविधि है वो आप बता देंगे थ्योरेटिकल पार्ट में, प्रोसेस। ठीक, और आप ध्यान दे रहे होंगे ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और यही पावर साइकिल में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, क्लॉकवाइज।